बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। ताज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी खेलों की दुनिया के हवाले से, क्योंकि अहम इवेंट्स हो रहे हैं। उधर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसके बारे में हमने बात भी की। बांग्लादेश टीम की जो मामलात थे वो सेटल डाउन नहीं हुए और बांग्लादेश टीम जो है वो वर्ल्ड कप T20 नहीं खेल रही। लेकिन अब मामला ये पेश आया कल कि जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, बांग्लादेश के सहाफ़ी हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप से उनकी जो एक्रीडेशन कर दी हुई थी पहले, उसको भी कैंसिल कर दिया है। यानी उनको कवरेज करने की या फिर जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस देखने की, रिपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं मिली। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी सारी दुनिया के जिनकी खेलों की टीमें होती हैं या फिर बाकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स होते हैं, उनके सहाफ़ी भी वहाँ पर जा रहे होते हैं, वेन्यूज़ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम बाहर हुई और बांग्लादेश के सहाफ़ियों को भी बाहर कर दिया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान अंडर 19 की शानदार फतह रही है और ये सुपर 6 का मरहला इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़े, बात करें पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। T20 सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और ख़ास तौर पर मिचेल मार्शल को आराम देने का जो फैसला किया गया है, ये कोई हिकमत अमली है या फिर क्या प्लान है? T20 वर्ल्ड कप में ही ऑस्ट्रेलिया अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान को खिलाना चाहता है। लाहौर की कंडीशंस कैसी होंगी, इस पे भी हमने बात कर दी है। और इसके साथ साथ जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं उनकी रिटेंशन और कैटेगरीज अनाउंस कर दी गई हैं। क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लास्ट PSL में कौन कौन से खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में थे, अब कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी तलाल डार है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तलाल, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अंडर 19 जो पाकिस्तान की टीम है वो तो मुसलसल कामयाबियाँ समेट रही है और बड़ा अच्छा खेल रही है। जी बिल्कुल सिद्रा, आपने ठीक कहा। पाकिस्तानी खिलाड़ी एशिया कप के बाद जिस तरह से जीतने के बाद फॉर्म में आए थे, वही फॉर्म हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नजर आया। बस एक छोटी सी हमारे लिए मुश्किल ये है कि अब जो भारत के खिलाफ हमारा अगला मैच होने जा रहा है वो हमें काफी बड़े मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि जो पहला राउंड था उसमें पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त हो गई थी, जिसको मैं अपसेट शिकस्त कहूंगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, बड़े मार्जिन से मैचेस जीत रहे हैं, नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। लेकिन क्योंकि भारत ने जिम्बाब्वे को काफी बड़े मार्जिन से हराया है और अब कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है ICC की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप का कि वो एक मैच हारने की वजह से भी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकती है। तो अब भारत के खिलाफ हमें उम्मीद करनी होगी कि जिस तरह हमने एशिया कप के जो फाइनल हुआ था अंडर 19 का, एक तारीखी बड़ी शिकस्त हमने भारत को दी थी। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर उसी तरह की जीत पाकिस्तान हासिल करेगा और सेमीफाइनल में पहुंचे और इंशाल्लाह 20 साल के बाद पाकिस्तान, क्योंकि 2006 में आखिरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, तो एक बार फिर हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड कप उठाए। इंशाल्लाह। तलाल, हमारी नेक दुआएं तो हमारी टीम के साथ ही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारी पॉइंट्स टेबल पर हम कहां पर हैं, हमें कितने मैचेस जीतने हैं, कितना स्कोर हमें चाहिए, दूसरों के हारने की भी हमें दुआ करनी है या फिर सिर्फ अपने जीतने पर हमने जोर रखना है? क्योंकि ये वो तमाम मामलात हैं जो क्रिकेट में हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं। हमारी जो नेशनल मेन टीम है अंडर 19 के साथ क्या मामला है, जरा क्लियर कीजिए हमें पॉइंट्स टेबल। बिल्कुल सिद्रा, एक बार हमें कुदरत के निजाम की जरूरत पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे है। ठीक है। भारत और इंग्लैंड का पहला और दूसरा नंबर है 6-6 पॉइंट्स के साथ। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत के खिलाफ मैच जीतना है, बल्कि ये भी उम्मीद करनी है कि या तो पाकिस्तान इंग्लैंड से ऊपर हो पॉइंट्स टेबल पे या फिर भारत से ऊपर हो। भारत का क्योंकि पहले ही नेट रन रेट बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, तो हमें उनके खिलाफ तकरीबन 150 रन से ये मैच जीतना पड़ेगा। वो सिनेरियो तब क्लियर होगा जब पहली इनिंग्स खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि वो मैच पाकिस्तान को भारत से बड़े मार्जिन से जीतना है, और ये भी उम्मीद करनी है कि इंग्लैंड की टीम या तो न्यूजीलैंड से हार जाए या फिर बड़े मार्जिन से हारे। तो वही बात है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि तमाम ही ICC इवेंट्स में हमारे खिलाड़ी अगर मगर की सिचुएशन में, अगर मगर की सूरत हाल में फंस जाते हैं, तो एक बार फिर वैसे ही मामला नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टीम कितनी स्ट्रांग है? जो बाकी मैचेस आप बता रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए, हम लोग इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है, मोराल कितना बुलंद है? क्योंकि हमने देखा है हमारे खिलाड़ी चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से हम लोग
समझ नहीं आते कि उनके रवैयों को क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को क्या होता है, एकदम से धड़ाम से गिर जाते हैं। ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन तो नहीं है, स्टेबल है टीम हमारी? पहले मैच में बिल्कुल हमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं हमारे खिलाड़ी, एकदम से ही हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 210 रन का हदफ था, लेकिन वो भी हमारे खिलाड़ी उसमें कोलैप्स कर गए। और अली रजा का खास तौर पे जो आखिरी रन आउट था, तकरीबन 30-35 रन पाकिस्तान को वहां पे चाहिए थे, लेकिन बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में वो रन आउट हुए थे और वहां से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और वही मैच हारने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में है कि हम अगर मगर के चक्कर में फंसे हैं। अगर हम इंग्लैंड से वो मैच जीत गए होते तो इस वक्त हमारी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी ज्यादा होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पिछले कुछ मैचेस में, जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। अली रजा बहुत अच्छे फॉर्म में, अली रजा जिनको कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सीनियर टीम में भी पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जितवा सकते हैं और एक मुस्तकबिल के वो सितारा नजर आ रहे हैं अली रजा। वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। और बैटिंग की बात की जाए तो समीर मिन्हास का बल्ला रोक ही नहीं रहा। हमने एशिया कप का फाइनल देखा था जिस तरह उन्होंने 170 रन की इनिंग खेली थी भारत के खिलाफ। अली रजा का तो आपने 2 बार जिक्र कर दिया है कि अली रजा अच्छा परफॉर्म करे हैं। सुभान भी तो अच्छा खेल रहे हैं ना वो भी, या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है उस तरह से जिस तरह से हम चाह रहे हैं अभी? नहीं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो बॉलिंग हमारी काफी अच्छी चल रही है। अभी तक किसी मैच में भी किसी टीम ने भी हमारे खिलाफ 300 तो क्या 250 भी नहीं किया। इवन जो इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच हारे थे उसमें भी हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बैटिंग में समीर मिन्हास के अलावा किसी की तरफ से कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नहीं नजर आ रही। तो मुझे लगता है कि जो दीगर बल्लेबाज हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है। ये यहाँ पे अगर जो परफॉर्म करेगा उसकी पीएसएल में भी जाहिर बात है जगह बन बड़ी सकती अच्छी है, प्राइस बिल्कुल ऐसा है। और पीएसएल में इस बार जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसको मजीद वसी किया गया है। एक तो टीमें 2 बढ़ा दी गई, अब 8 टीमें हैं। हर टीम के में 2-2 इमर्जिंग खिलाड़ी होंगे। तो इन खिलाड़ियों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अगर ये यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। माजी की अगर हम बात करें तो बाबर आजम, अहमद शहजाद, उमर अकमल, पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने परफॉर्म किया था तो उनको एतमाद मिला था और उसके बाद फिर उन्होंने सीनियर टीम में भी जगह बनाने में कामयाब हुए थे। तो इनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर मुस्तकबिल में ये सीनियर टीम में आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा इनके पास मौका है अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है तलाल, मुझे ये बताइए कि अभी पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने कितने मैचेस खेलने हैं और कितने दिन तक ये फैसला हो जाएगा, हमारी किस्मत का फैसला कि क्या होने जा रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि हम सेमी खेले। जी देखिए, अभी तक पाकिस्तान ने जो पहला राउंड था उसमें तो 3 मैच खेले थे, 3 में से 2 जीत गए थे और अभी सुपर 6 राउंड में भी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच रह गया है जो कि तमाम पाकिस्तान के जो आगे तो सेमीफाइनल में हम जाएंगे कि नहीं इसका फैसला करेगा। तो उसमें पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा, एक बड़ी फतह हासिल करनी होगी और फिर वही बात है कि दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक तलाल, पहले बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई और उसके बाद हमने देखा कि उनके जो सहाफ़ी हैं उन पे भी पाबंदियां लग गई, वो भी रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, उनका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, ये काफी नाइंसाफी है क्योंकि सहाफियों ने बहुत अरसा पहले अप्लाई किया था और बांग्लादेश के बहुत से सहाफियों को एक्रेडिटेशन मिल चुकी थी आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। और आईसीसी का रूल है, पाकिस्तानी जब 2023 का इंडिया में वर्ल्ड कप होना था तो पाकिस्तानी सहाफियों ने तकरीबन 100-150 सहाफियों ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 10 को ये एक्रेडिटेशन दी गई थी भारत की तरफ से, वीजा क्लियरेंस। तो अब आईसीसी का जब कानून ये कह रहा है कि जो भी सहाफी पिछला आईसीसी इवेंट कवर करेगा उसको जो होस्ट कंट्री है, जो मेजबान मुल्क है, उसको उसका वीजा देना ही पड़ेगा कवरेज करने के लिए। और इसी तरह जो क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरह पीसीबी है या बांग्लादेश बोर्ड है, वो भी सहाफियों की लिस्ट भेजता है कि ये सहाफी
हमारे पैनल पे हैं, तो इनको आप वीजा दें, ये हाँ। आईसीसी इवेंट कवर करने के लिए आएंगे। उसके बावजूद भारत तो उनके अब वीजे कैंसिल कर रहा है, और उनको उनका एक कैरियर का एक बड़ा मौका है कि आईसीसी इवेंट को कवर करना, उससे महरूम कर रहा है। दुनिया का कोई भी बड़ा इवेंट हो, ओलंपिक गेम्स हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तानी सहाफी भी जाते हैं। दुनिया का हर सहाफी जो अप्लाई करता है वो आता है। हम्म। और ये उस बॉडी की तरफ से शर्त होती है कि आपने खिलाड़ियों को, इन सहाफियों को वीजा देना है। अच्छा तलाल, लेकिन माजी भारत माजी की वही माजी हठधर्मी है। में तलाल माजी में तो ऐसा भी होता रहा ना कि जिन ममालिक के टीम्स वर्ल्ड कप में नहीं भी शामिल थी, लेकिन सहाफियों पर कदगन नहीं लगती थी, सहाफियों के रास्ते नहीं रोके जाते थे, उनको अलग से डील किया जाता था, अलग से उनके मामला देखे जाते थे। इस बार रवैया इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्या आईसीसी बिल्कुल भारत के जेरे असर है? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाँ। इसका मकसद ये होता है कि वो मुल्क जो नहीं भी वर्ल्ड कप खेल रहे, उनके सहाफी जब उस हम्म। इवेंट की कवरेज करेंगे, जब वहां पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे, अपने मुल्क में उस वर्ल्ड कप की या उस इवेंट की खबर चलेगी, तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, खिलाड़ियों को पता चलेगा, एक शौक पैदा होगा उस खेल के हवाले से। तो तमाम दुनिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफी होते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप इवेंट कवर करने के लिए आए हमारे हम्म। मुल्क में, और अपने मुल्क में इसकी कवरेज करें। लेकिन भारत की तरफ से उल्टा ये हठधर्मी दिखाई जा रही है। या मैं कहूंगा कि वो बाज नहीं आ रहा अपने उन हथकंडों से, कि उन्होंने होस्टिंग के मामले में भी पाकिस्तान को तंग करना है। जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हुई थी, हालांकि जब विक्रांत गुप्ता या दीगर जो भारतीय सहाफी थे वो पाकिस्तान कवरेज के लिए आए थे, तो हमने तो ये नहीं कहा था कि आपकी टीम पाकिस्तान नहीं आई तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। हमने उनके सहाफियों का बड़े खुले दिल के साथ, बड़े प्यार से हमने उनका खैर मकदम किया था। बिल्कुल किया। उनको हमने ये यहाँ पे अभी चंद चंद महीने दावतें दी, पहले उनके विक्रांत खाने गुप्ता आए खिलाए हुए थे, थे, इतना और बड़ा मजेदार। विक्रांत गुप्ता चंद महीने पहले ही आए हुए थे, इसी पिछले साल की ही मेरा कल बात है। तो बड़ा उनका प्रोटोकॉल था, मतलब वो व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, सहाफियों के साथ घूम फिर रहे थे, मतलब पाकिस्तान की लाहौर की बड़ी तारीफ हमने उनके मुंह से सुनी थी। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश क्या करेगा? हमने ये भी खबरें सुनी कि शायद बांग्लादेश की जानिब से T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग रोक दी जाएगी बांग्लादेश में, कि हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है। बिल्कुल, और इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा हम्म। आईसीसी को भी और भारत को भी। क्योंकि बांग्लादेश की करोड़ों में व्यूअरशिप है। हम्म। बांग्लादेश के जो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम ने जब साइन किया था, तो सिर्फ इसी वजह से किया था कि करोड़ों बांग्लादेशी जब हम्म। सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे या उस टीम को सपोर्ट करेंगे, तो उसकी फॉलोइंग में इजाफा होगा। और अब जब बांग्लादेश में इस वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्ट को रोक दिया जाएगा और ये नशर नहीं किया जाएगा बांग्लादेश में, तो इसका आईसीसी की व्यूअरशिप पे एक बड़ा असर पड़ेगा। हम अक्सर वो आदादोशुमार सुनते हैं कि 60 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा, 70 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा। तो इस आईसीसी वर्ल्ड कप में आपको वो जो आदादोशुमार है उसमें एक वाज़ेह फर्क एक नजर आएगा कि काफी कम अब इसकी व्यूअरशिप हो जाएगी। ठीक। तलाल, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो उनके प्लेयर हैं मिचेल मार्श, उनको कहा जा रहा है रेस्ट दिया जा रहा है। क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, क्यों रेस्ट दिया जा रहा है? या फिर ये प्लान है कि उनको रेस्ट देना है और T20 वर्ल्ड कप में ही उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाना है? बिल्कुल, इसमें दो तीन इनके मकसद है। पहली बात तो ये है कि उस खिलाड़ी को इंजरी को बचाना। जिस तरह बहुत से ऑस्ट्रेलिया के जो मेन हम्म। खिलाड़ी हैं, चार पांच, वो इनके स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है ठीक। इस सीरीज के लिए। हम्म। जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल हैं, पैट कमिंस हैं, तो उनका ये भी मकसद है कि इंजरी से भी बचाया जाए। फिर वो हम्म। चाहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में, ताकि उनके भी एतमाद और बढ़ सके जब वो एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पे जाके खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अक्सर ये हिकमत अमली हमें देखने को मिलती है किसी भी आईसीसी इवेंट से पहले। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से सीखे और जो अपने मेन खिलाड़ी हैं, जिस तरह हमने अक्सर देखा है कि किसी बड़े आईसीसी इवेंट से पहले हमारे खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। हाँ। 2023 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उससे पहले साइम अयूब को इंजरी हो गई थी। तो हम्म।
पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे, ताकि जो आईसीसी इवेंट आ रहा है अगला, अब तो खैर कुछ ही दिन बाकी रह गए, तकरीबन 2 हफ्ते, उससे पहले कहीं कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए हमारे खिलाड़ियों को जिससे हमारे वो वर्ल्ड कप की कैंपेन को फर्क पड़े। अच्छा तलाल, हमें ये बताइए कि ये जो सीरीज हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? क्या हम बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर हमारी क्रिकेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, वो दोबारा से टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनसे और क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे इस कंडीशन में है? देखिए, बाबर आजम के लिए ये सीरीज एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बीबीएल में थोड़ा सा हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें काफी तेज होती हैं, काफी बाउंसी होती हैं, तो वहां पे वो उतना से एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सके थे ऑस्ट्रेलियन क्राउड के और इवन अपने फैंस के भी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 200 रन ही बनाए जो 10 मैच उन्होंने खेले। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब उनके पास मौका अच्छा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ नौजवान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, उनके मेन खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं सीरीज में, होम ग्राउंड में लाहौर में, यहाँ पे अपने फैंस के सामने जब वो खेलेंगे, फैंस की सपोर्ट भी उनको होगी, तो उनको चाहिए खुल के ये तीनों मैचेस खेलें। और वर्ल्ड कप से पहले बड़ा जरूरी है बाबर आजम का फॉर्म में आना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, नवाज है, शादाब है। तलाल, तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि हमारे बैट्समैन भी परफॉर्म खुशकिस्मती से जो हमने लास्ट मैचेस सीरीज जो भी मैचेस वगैरह खेले हैं, वहाँ पे बॉलर्स ने बॉलिंग में तो कमाल दिखाया, साथ ही साथ मतलब वो बैटिंग की भी जिम्मेदारी उन्होंने कहीं ना कहीं उठा रखी, मतलब उन्होंने अच्छे मतलब रन्स को संभाला, टीम को संभाला, बहुत सारे मैचेस में हमने देखा। एक तो लाहौर की कंडीशंस बताइए हमारी कितनी फेवर में है, और दूसरा ये भी बताइए कि ये जो पीएसएल की नई कैटेगरी सामने आ गई हैं, कितनी हैरान कुन है, या फिर जो गुज़िश्ता ईयर जिस तरह से कैटेगरी में जो प्लेयर्स थे उसी को फॉलो किया जा रहा है, कितनी तब्दीलियां आई हैं? देखिए, कुछ टीमों के लिए तो ये जो कैटेगरीज चेंज होगी, इससे काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी। अब जिस तरह लाहौर कलंदर्स हैं, उनको फखर जमान, हारिस रऊफ, इनमें से किसी एक को टीम से निकालना पड़ेगा, और ये दोनों लाहौर कलंदर्स के बहुत अरसे से टीम का हिस्सा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनको शादाब खान और नसीम शाह में से एक को टीम से निकालना पड़ेगा। कराची किंग्स को अपने काफी खिलाड़ी जो हैं वो रिलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्शन से पहले पीसीबी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें ये है कि आप एक कैटेगरी का सिर्फ एक खिलाड़ी अपने पास रख सकते हैं। तो अब काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि बहुत सी टीमों को चुनना पड़ेगा कि हमें इस खिलाड़ी को रखना है या इस खिलाड़ी को रखना है। काफी मुश्किल डिसीजन होंगे फ्रेंचाइजीज के लिए, और फिर ये भी उनको देखना पड़ेगा कि अगर ऑक्शन में वो जाते हैं तो वो जो खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए हैं उसको कितनी कीमत में ये दोबारा से इनको पिक करना पड़ेगा या दोबारा से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो काफी स्ट्रेटेजी इस वक्त तमाम जो अगर फ्रेंचाइजीज की बात की जाए तो वो सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल डार, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि किस तरह से जो है वो कैटेगरीज को देखा जा रहा है, जितने भी फ्रेंचाइज मालिकान हैं, टीम्स हैं, वो देख रही हैं कि कौन सी कैटेगरी से कौन से प्लेयर को पिक करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले पीएसएल में एक टीम के साथ है, लेकिन अब उनकी कैटेगरीज एक ही हो गई हैं, एक ही कैटेगरी में मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको चूज एंड पिक करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी रहीम यार खान से, जहां पर ये बताया गया है कि वो डाकू भी सरेंडर कर चुके हैं जिनके सरों की कीमत सरकार की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए रखी गई थी। डाकुओं ने साथियों समेत हथियार डाल दिए हैं और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन साहब की जानिब से ये सारी डिटेल्स भी बताई गई हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सिंध कच्चे का इलाका आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अरसा हो गया है। रहीम यार खान की बात करें हम, पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं
वो जनूबी पंजाब की बात कर लें, वो हम सिंध की बात कर लें, वो केपी की बात कर लें, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको तकरीबन ममनुआ इलाका करार दिया जा चुका है कि वहाँ पर अगर खुदा ना खासा कोई आम शहरी, क्या हमारे पुलिस वाले भी जाते थे तो वो भी लुट के आ जाते थे। वहाँ पर डाकुओं का इतना ज़्यादा राज हो गया था कि उन लोगों ने पाकिस्तान के उन हिस्सों को अपनी मलकियत बना लिया था। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसके बाद हमने देखा है कि डाकुओं को मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सीसीडी का खौफ बहुत ज़्यादा हो गया है। गवर्नमेंट इससे प्लान कर रही है कि हर सूरत इनको ये जो ममनुआ जगहें पिछले कई सालों से बन चुकी हैं इनको दोबारा से वागुजार कराना है, बाजियाब कराना है, या फिर किसी भी तरह से डाकुओं से इनका कब्जा छुड़वाना है। इसी पे बात करेंगे। मुदस्सिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। रहीम यार खान से ही आपका ताल्लुक़ है। मुदस्सिर वड़ाइच, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से जराइम किए थे इन डाकुओं ने, कितनी इनकी तादाद है, कि 1 करोड़ जिसके सर की कीमत थी, इनाम रखा था सरकार ने, उसने भी खुद से आके सरेंडर कर दिया अपने साथियों समेत। ये इनमें से जो ज्यादा तादाद है उनमें अगवा बराए तवान, और अगर जो लोग सकत नहीं रखते थे तवान अदा करने की, उनको ये कत्ल कर देते थे। ज्यादा जो डाकू हैं ये 302 के अगवा बराए तवान के कत्ल की वारदातों में मुलव्वस थे। अब तक अभी जो पिछले 10-12 दिन से ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो अब तक डाकुओं ने सरेंडर किया है उनकी तादाद है 139, जिनमें से 12 डाकू ऐसे हैं जिनके सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी की 50 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 75 लाख, इस तरह से उनके सर की कीमतें रखी गई थी। और ये वो इलाका था, जैसे आपने खुद भी बताया कि ये पंजाब सिंध के बॉर्डर से रिलेटेड ये एरिया था, और ये बहुत ज्यादा रकबे पे जो है ये मुहित इलाका था, जिस पे कई सालों से पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही थी। ये जो डाकू थे इन्होंने इस सारे इलाके को नो गो एरिया बनाया हुआ था। लेकिन अब पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस, ये पंजाब और सिंध पुलिस पहले भी बहुत सारे मुश्तरका ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी इतनी ज्यादा इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है मुश्तरका लाए अमल के तहत जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जो है पुलिस इनको जो है वो टारगेट कर रही थी, उसकी वजह से ये डाकू अब इनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से इन लोगों ने जो है ज्यादा तादाद में सरेंडर किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए मुदस्सिर कि तकरीबन कितने डाकुओं की तादाद होगी? क्या ये वो कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, या फिर ये अकेले ही अपने गैंग्स बना के रहते हैं? तकरीबन कितनी बड़ी तादाद होगी? 139 तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर होंगे जिनको हमने पकड़ लिया है। बाकी तो अभी भी जो इनकी तादाद है वो तादाद इनकी तो है 300-400 में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इनके सहूलतकार थे जो आम शहरियों की तरह वहां पर नजदीक तरीन इलाकों में रहते थे। इनके लिए सहूलतकारी करते थे, इनको बताते थे, पुलिस को आते जाते देखते थे, इनको बताया जाता था। उसके अलावा इनको ये इतला दी जाती थी कि कौन जो है उसको अगवा किया जाए तो वो कितनी कीमत दे सकता है, क्या कर सकता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो सहूलतकारी इनके साथ कर रहे थे, और ये लोग अपने फैमिलियों के साथ वहां पे रह रहे हैं। तो मुदस्सिर, ये जो कच्चे का इलाका है, ये लोग क्या बाहर नहीं आते? इनके रिश्तेदार नहीं होते? ये शहरों में नहीं आते? इनको खाना शाना कैसे जाता है? इनको फूड प्रोटेक्शन, इनके पास जो असलहा है, जो और बड़ा जदीद असलहा होता है इनके पास, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और अभी तक जो है वो पुराने ज़माने में, मेरा ख्याल है जितना पुलिस के पास जदीद असलहा उससे ज़्यादा जदीद असलहा इनके पास मौजूद है। वो सारी सप्लाई चेन किस तरह से चल रही है? सबसे पहले जो आपने बात की कि इनका खाना, इनका पेट्रोल और इनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो इनके जो सहूलतकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनके सहूलतकार हैं जो इनके लिए फैसिलिटेट करते थे इनको, वो इनसे जो है अगवा बराए तावान में और मुख्तलिफ वारदातों में शेयर लेते थे। ये उन लोगों को हिस्सा देते थे। ये सारी चीजें वो इनको रोजमर्रा की प्रोवाइड करते थे। और जहां तक असले की बात है तो पुलिस से भी ज्यादा जदीद असला, ज्यादा दूर तक मार करने वाली गन्स जो हैं वो इनके पास अवेलेबल थी। उस पे अदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इनको जो है असला फराहम करते थे, क्योंकि ये जो रहीम यार खान कच्चे का इलाका है ये 3 सूबों के संगम पे है। ठीक है, बलोचिस्तान,
सिंध और पंजाब, ये तीनों जगहों पे बॉर्डर जहां पे मिलता है, तो वो वहां पे आने जाने के रास्ते बहुत ज्यादा थे इन लोगों के ठीक पास। है। पहले असला पहुंचाया, और असला और रोजमर्रा की चीजें जो है वो सहूलतकारों को पहुंचाई जाती थी, और वो जो सहूलतकार थे वो इनको पहुंचाते थे। ठीक है। अच्छा, उस मुदस्सिर, मुझे अब ये बताइए कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये मजीद साथियों को पकड़वाने में भी मुआविन साबित होंगे? दूसरा ये कि क्या कोई असलहा, जदीद असलहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी कब्जे में लिया गया है? और तीसरा सवाल आपसे इसी से लिंक्ड ये है कि अब इनके साथ सलूक क्या होगा? इन पे मुकदमात होंगे, इनको सजाएं दी जाएंगी? क्योंकि ये जो डाकू लोग होते हैं, हम ये फिल्मों में भी देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं कि जब इनको बाहर खतरा होता है तो ये जेल में जाके प्रोटेक्शन ले लेते हैं। ऐसा है मैम कि इनको जो सजाएं हैं वो तो इनके ऊपर पहले से मुकदमात दर्ज हैं। ठीक है। ठीक है, उन मुकदमात की अब अदालत जो उनके ऊपर सजा बनती होगी वो दी जाएगी। जो हमारे जराए हैं उसमें जो है उनको पुलिस की तरफ से ये यकीन दहानी जरूर कराई गई है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे इस टाइम जो डीपी और हिमियर खान लगे हुए हैं, इरफान अली समो साहब, ये 8 महीने से तकरीबन यहाँ पे हैं। और पहले भी पुलिस में जो अफसरान हैं बहुत सारे जो हैं वो अच्छे ही होते हैं और कार्रवाइयां भी कच्चे से रिलेटेड करते हैं, लेकिन स्पेशली जब से ये डीपीओ हिमियर खान में आए हैं, इन्होंने जराइम पे बहुत ज्यादा जो है वो काबू किया है। ठीक है। इनके 8 माह के दौर में 5 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। टोटल पुलिस मुकाबले में जो मुकाबले हुए वो उनका फिगर है 137। उसमें इन्होंने जो डाकू हलाक हुए हैं उनकी तादाद है 61। ठीक है। जो हलाक डाकू हैं। और जो जख्मी डाकू इन्होंने गिरफ्तार किए हैं उनकी तादाद 97 उनकी तादाद है। ठीक है। तो पुलिस अभी तक तो अपनी हिकमत अमली जो है वो बहुत मौसर तरीके से जारी रखी हुई है, दिन रात इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। मुदस्सिर, एक बड़ा अहम सवाल, मैंने पिछले सवाल में भी उसको ऐड किया था, लेकिन हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब ये जो डाकू हैं, गैंग हैं, इन लोगों को बाहर खतरा मौसूल होता है शहरों में, तो ये खुद भी गिरफ्तार करवाते हैं खुद को या फिर सरेंडर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो जेल है वो इनके लिए महफूज मकामात होते हैं। माजी में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमने देखे। ऐसे वाकयात रहीमियार खान में तो हमने आज तक नहीं सुना। ठीक, रहीमियार खान में हमने आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं देखा कि कोई डाकू जो है जिन पे संगीन मुकदमा, नौयत के मुकदमात हो और वो जो है वो अरेस्ट हो, उन्होंने खुद को सरेंडर करवाया हो, या अरेस्ट हो पुलिस में पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने भी गिरफ्तार कर ली हो, तो वो अंदर से बैठ के वो अपना गैंग चलाने में कामयाब हो पाए हों, या वो कोई रायत लेने में कामयाब हो गए हो। पुलिस की तरफ से जो हमारे जराए हैं, रायत सिर्फ इनको यही है कि कोई भी खिलाफे कानून इनके साथ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक। और हमारे जराए के मुताबिक पुलिस की तरफ से कोई इनको जो है कोई सी रायत का वादा नहीं किया गया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मुदस्सिर, बिल्कुल रायत तो इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं कितने घर इन्होंने उजाड़े हैं, कितने लोगों को इन्होंने लूट लिया है, कितनी जिंदगियां ये लोग खा गए हैं। रायत के ये बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम ट्रायल की बात करते हैं, मामलात मुकदमात कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, शवाहिद नहीं मौजूद होते, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते। माजी में आपने कब कब कितने ऐसे वाकयात देखे कि इस तरह से गिरफ्तारियां हुई हो या फिर सरेंडर किया हो इन्होंने खुद को, और उसके बाद मतलब उनको बहुत जल्दी 6 महीने, 1 साल या 1.5-2 साल में जल्दी से जल्दी इनको सजाएं हो गई हो, चाहे वो कैद है, जुर्माना है या सजाए मौत है, कुछ भी हो गया हो? माजी में एक बहुत बड़ा गैंग होता था यहाँ पे, छोटू गैंग। ठीक है। वो कच्चे में रहीमियार खान सिंध के कच्चे में एक दहशत की अलामत समझा जाता था। वो उसने सरेंडर उस वक्त किया था जब रेंजर ऑपरेशन में उतरी थी कुछ साल पहले, लेकिन काफी साल गुजरने के बावजूद आज भी वो अपने मुकदमात का सामना कर रहा है, और कई मुकदमात में उसको सजाए मौत भी हो गई है, कुछ मुकदमात में उम्र कैद हो गई है, कुछ मुकदमात उनके ट्रायल अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो गिरफ्तार हुआ हो या उसने सरेंडर किया हो और कोई 2, 4, 6 महीने, साल में या 2 साल में वो बाहर आ गया हो, क्योंकि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं वो कत्ल के हैं, संगीन नौयत के, अगवा बराए तवान के। मोस्टली इनमें से
इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो पुलिस मुकाबलों के हैं, हाँ। जिनमें जवान शहीद हुए हैं और अगवा बरए तवान के बाद इन्होंने लोगों को कत्ल किया, तो उनमें इनका जो है वो सजा जो है वो बिल्कुल यकीनी है, और ये जिम्मेदारी अब अदालत के ऊपर है। इन ठीक है। चीजों को अदालत ने देखना है। और जहां तक आपने बात की गवाहों की, ज्यादातर जो लोग हैं, आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग खौफ में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के इन लोगों के मुतल्लक गवाही देने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पे जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के प्यारे इन लोगों ने मार दिए हैं, हमें माजी में तो ऐसा नहीं कोई देखा गया कि उन्होंने किसी तरह का भी इनको कोई रायत दी हो। और पुलिस मुकाबले जो होते हैं, पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उनमें जो ज्यादातर गवाह है वो यहाँ मौके के जो लोग हैं वो पुलिस खुद है। और हमें माजी में ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि पुलिस ने इनको कोई रायत दी हो या लोगों ने इनको रायत दे दी हो, जिनके प्यारे जो है इन्होंने मार दिए हो, कत्ल कर दिए हो, मुदस्सिर और वो इनको बड़ाइच, माफ कर देने के लिए तैयार हो गए। मुदस्सिर बड़ाइच, यकीनी तौर पर रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है और आप यही क्राइम की दुनिया की खबरें कवर करते हैं। यकीनी तौर पर आपका जो मुशाहिदा है वो बिल्कुल ठीक होगा कि पुलिस ने इनको रियायत नहीं दी होगी, या फिर जितनों को पकड़ा, जितनों ने सिलेंडर किया, उनको कहीं ना कहीं सजाएं मिल गई। लेकिन अगर मिल गई होती सजाएं, रियायत ना मिली होती, तो मेरा ख्याल है कि आज तक रहीम यार खान का कम से कम कच्चे का इलाका अब तक साफ हो चुका होता, लोग वहाँ पे सुकून से ज़िंदगी गुजारे होते। अब ये जो 139 डाकू ने सरेंडर किया है, इसके बाद इलाके की कोई फ़ज़ा बहाल हुई है? क्योंकि इलाके में बड़ा खौफो हिरास होता है इनकी वजह से। लोग उन इलाकों की तरफ, अगर किसी को मजबूरन भी वो रास्ते इस्तेमाल करने होते हैं, तो लोग बड़ा अवॉइड करते हैं कि हमने उस तरफ नहीं जाना, जाएंगे तो लुट जाएंगे या फिर अगवा हो जाएंगे। क्या इलाके में थोड़ी सी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है इसके बाद? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे उन चंद सहाफियों के साथ ये एजाज हासिल है कि जो 4-5 बार कच्चे में पुलिस कवरेज पे जा चुके हैं। कच्चे को मैंने 4-5 बार मैं खुद जा चुका हूँ, काफी हद तक मैं कच्चे को मैंने देखा हुआ है, मैं समझता हूँ। जो कच्चे का एरिया है वो पहले तो होता था बहुत मखसूस सा, जहां ये लोग रहते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों ने जो है अपनी ताकत, अपना जोर बहुत दूर तक बढ़ा लिया था। और जो कच्चे से 20-20, 30-30 किलोमीटर नजदीक के भी इलाके थे, लोग मगरब के बाद ना तो अपना कोई वहां पे कोई दुकान खोलते थे, ना घरों से बाहर रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 7-8 माह से जो है पंजाब हुकूमत ने जब से अपनी पॉलिसी चेंज की है, ये डीपीओ जो अब इस टाइम लगे हुए हैं ये आए हैं, पुलिस इस 10-12 दिन के ऑपरेशन से पहले भी इनको पुशअप करने में, इनको वापस धकेलने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। अगर पहले 4 बजे के करीब लोग मार्केटें बंद करके या जरूरत है जिंदगी की कोई चीज लेने के लिए बाहर नहीं निकलते थे, तो अब काफी टाइम से ये देखा जा रहा था कि उनका दौरानिया को 7-8 बजे तक हो गया था और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। और अब जो स्पेशली हुआ है, इसके बाद तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बड़ाइच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। क्योंकि जितने भी, चाहे सिंध और पंजाब मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन कर रहा है, मुदस्सिर हमें बता रहे हैं कि रहीम यार खान का जो कच्चे का इलाका है वो इतना ट्रिकी है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि 3 सूबों की सरहद उसको लगती है, बलोचिस्तान की, पंजाब की और सिंध की। तो इसीलिए वहाँ पर मुश्तरका ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन उसी सूरत में कामयाब है जब वहाँ के लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करें कि वो ना सिर्फ जैसे हम लाहौर में रहते हैं कि हम रात को 2-1 बजे भी बाहर जाएं तो हमें किसी तरह का, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन हमें डर खौफ नहीं होता कि आपने 3-4 जैसे ही अंधेरा हुआ आपने बाहर नहीं जाना। तो अगर तो वहाँ के लोग वाकई ही इतने सेटिस्फाइड हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे इदारे, हमारी जो पुलिस है वो कामयाब दिखाई दे रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। नकदा को, ओह सॉरी, ये वाला तो गाना बैन हो चुका है और ये उसी लिस्ट में शामिल है जो 132 गाने बैन हुए हैं। हाँ, पहले हमने देखा कि ये वाला गाना बैन हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि इसमें कौन सी फहाशी थी, कौन से ऐसे डायलॉग थे जो हुकूमत को ये गाना बैन करना पड़ गया। उसके बाद हमने देखा कि जो पतंगे हैं उस पर किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, उस पर किसी पार्टी के कायद की कोई पिक्चर नहीं होगी, कोई मजहबी कुतब की पिक्चर नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई भी पतंग पे साइन नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत डर गई है,
उनको लग रहा है कि अगर लोगों ने बानी पीटीआई की पिक्चर्स आसमान पे कोई 200, 400, 500 भी नजर आ गई तो पूरा लाहौर पे जो है वो बानी पीटीआई नजर आएंगे। अगर किसी ने 804 पतंग पे लिख दिया फिर भी एक अजीबोगरीब सीन हो जाएगा। पीटीआई का झंडा आसमान पे लहराया तो भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट की जानिब से, अब गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही कि ये फैसला क्यों किया गया है, लेकिन माजी में हमने बसंत पे इस तरह के फैसले नहीं देखे कभी भी कि इस तरह के फैसले करने पड़े हों कि आपने पार्टीज, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के ही फैसलों की बात करें तो दूसरी जानिब जो हुकूमत कह रही है कि ये एक त्यौहार है, एक सकाफत है, एक वर्सा है, तो इसको हमने फेस्टिवल रखना है, इसमें कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमती वज़रा और हमारी वज़ीर आला साहिबा भी किसी भी सरकारी इदारे में जाती हैं, चाहे वो हॉर्स एंड कैटल शो हो, वो भी एक फेस्टिवल है, वहाँ पर जाती हैं, वो तालीमी इदारे में जाती हैं, तो वहाँ पर जाके सियासत की बात क्यों करती हैं? वहाँ पर फिर ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना क्यों बनाती हैं, अगर आपने सियासत को मुख्तलिफ चीज़ों से बाहर रखना है? इसी पे आज हमने बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद है आमिर मिर्ज़ा साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीम कुरैशी साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नसीम कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है पीटीआई के साथ? दोबारा बोलिए, आवाज़ नहीं आई आपकी। नसीम कुरैशी साहब, सर आपकी हुकूमत पीटीआई से क्यों इतना डर रही है, क्यों इतनी पाबंदियां लग रही हैं बसंत पर भी? देखें, बात अभी आपने जो पहले की है कि कहीं भी जाती हैं और वहाँ पे इनके बात करती हैं और इनकी तस्वीरें भी लगी होती हैं, बैनर भी लगे होते हैं। देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल हुकूमत है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है। तो जब ये गवर्नमेंट जो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो और वो दूसरी गवर्नमेंट के दूसरे लोगों के अपोजिशन की बुराइयां खामियां वो बयान करते हैं और इसी तरह ये भी बयान करते हैं, चाहे कोई भी जगह हो। अब ये फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल जो है इस वक्त आ रहा है कोई 2 दहाइयों के बाद, और एक जेंजी नाम की जो नस्ल है जो पिछले कोई 2-3 माह से जेंजी का जिसका जिक्र हो रहा है, उनके दौरान उनकी जिंदगी में ये पहला फेस्टिवल है। ठीक है, इस दौरान ये पहला फेस्टिवल आ रहा है। अब यहाँ पे आप ये जो दफ़ा 144 की बात कर रही हैं, गालिबान ये जो दफ़ा 144 लगी है और आपने बात खुद ही कर दी कि ये पाबंदी है इमरान खान की तस्वीर पे और कैदी नंबर 804 के ऊपर। तो ये मैं आपको बताऊं, ये मुबैना तौर पे हमें पता चला था कि ये कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट दी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी या किसी इदारे की रिपोर्ट थी कि कैदी नंबर 804 और क्या कहते हैं उसके ऊपर ठीक है। नसीम कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। आमिर मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि यहाँ तो त्यौहार जब भी होते हैं सियासत का रंग तो निकाला ही नहीं जा सकता। हम लोग 14 अगस्त पे देखते हैं तो हमारे बाबा कौम की, इलामा इकबाल की पिक्चर शर्ट पे होती है, झंडियों पे होती है, बच्चों की, इसी तरह से ये तो चलता रहता है। अब इतनी सख्ती 144 तो खैर पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये सियासी नहीं होगा, झंडा नहीं होगा, पिक्चर नहीं, ये स्पेशल फैसला क्यों करना पड़ गया? पहले तो सिद्रा आप जरा थोड़ा ख्याल रखें कहीं जज्बात में आप वो गाना जो है ना वो गुनगुना ना दें। दफा 144 लग गई है, आप पर बहुत सख्ती आ जाएगी। नहीं, मैंने तो वही रोक दिया था। मैं वहां तक पहुंची नहीं थी, कर ही रखें, मैं वहां तक पहुंची नहीं जिन लिरिक्स पे पाबंदी है। दूसरे लफ्जों में अगर आप यूं कहा जाए ना कि हुकूमत की जानिब से अब हवाओं में भी दफा 144 जो है उसका नफाज हो गया है, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब देखें ना, पतंगे गुड़ियां, इसका मतलब है कि 2, 4, 5 परिंदे भी इकट्ठे ना बैठे एक तरफ ना बैठे एक तरफ। हाँ। देखें ना, आप अब ये पतंगों ने हवा में उड़ना है ना, अब उस पर ना किसी सियासी शख्सियत इमरान खान की पिक्चर ना हो, तहरीक इंसाफ का झंडा ना हो, या नहीं क्या, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये तो पीटीआई अज्यूम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस वजह से लगाई गई है। असल में पिछले कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक पतंग जो थी वो हवा में उड़ाई गई थी, काफी बड़ी पतंग थी, वो कहते हैं 8-10 तावे की पतंग थी और उस पे 804 लिखा हुआ था। एक वो मतलब कि जब वो हवा में उड़ी है तो बहुत से लोगों ने देखा भी और उसका रिएक्शन भी आया, और फिर पीटीआई के लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि हवा में बसंत के दिनों में आप देखेंगे कि हमारा खान कहाँ फिरता है। तो वो एक खौफ तो है,
और ये देखें उस खौफ की वजह से महकमा दाखिला पंजाब को फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया। अब उसमें उन्होंने जो उसको टेक देने की कोशिश की, वो मुकद्दस कुतब ना हो, कोई मुकद्दस मुकामात ना हो, किसी मुल्क का झंडा ना हो, किसी सियासी जमात का झंडा ना हो, ये सब कभी भी नहीं हुआ। आप ये देखें कि इस हुकूमत में इस कदर सख्तियां की जा रही हैं कि ये बसंत का त्यौहार जो है ये एक फेस्टिवल है, बिल्कुल ठीक है, और ये लोगों को मनाने की इजाज़त इसलिए दी जा रही कि लोग चले जो कुछ हो रहा है माशरे में को थोड़ी तौर पर उनको जहनी तौर पर को थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले उनको। लेकिन ये रिलीफ क्या मिलेगा कि जब से बसंत का ऐलान हुआ है अब तक मुसलसल जो है ना ये अवाम पर मुसलसल अजाब की तरह नाजिल हुआ है। देखें जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो बसंत के लिए तैयारी को कर रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर FIR दर्ज की जा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने कारोबार रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो वो कहते हैं कि जी हमने जो पैरामीटर्स तय कर दिए हैं ना कि आप यकम से पहले ना तैयारी कर सकते हैं उसकी, ना आप उसकी फरोख्त कर सकते हैं। अब जहां जहां आपको इतला मिलेगी लोग, यानी यकम से 6 से 7 दिन में तैयारी का फिर कितना टाइम रह जाएगा, फिर तो कीमतें आसमान पे बातें करेंगी। ये कैसी प्लानिंग है? देखे ना, ये इस कारोबार से मुंसलिक बहुत से लोग हैं। माजी में ये बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था और वो कारोबारी लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल को, जो कि साल हा साल बाद आ रहा है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस हवाले से वो चीज़ों की तैयारी पहले से करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में यकम के बाद ये चीज़ें ब्लैक में भी फरोख्त होंगी, तो वो उस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है, वो हुकूमत जो है, वो उनको किसी भी तौर जीने नहीं दे रही। फिर आप देखें पूरे पंजाब में लाखों करोड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं। अब उनको वो रॉड जो है जगह जगह रोककर, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास रॉड नहीं लगा होगा मोटरसाइकिल पे, उस पर जुर्माने भी होंगे, वो गिरफ्तार भी होंगे। तो अवाम के लिए तो ये मुसलसल अजाब ही है ना। फेस्टिवल कहाँ का रह गया? फेस्टिवल तो ये हुआ करता था पाबंदी से पहले, लेकिन अब ये हमारे लिए मुसलसल अजाब नजर आ रहा है। और महकमा दाखिला पंजाब का जो नोटिफिकेशन है उससे जग हसाई हुई है हुकूमत की। वो चले नसीम कुरैशी साहब से भी जरा आमिर साहब बात कर लें कि नसीम साहब मुझे सर ये बताइए कि एक तो सवाल इन सारी सख्तियों के बाद ये उठता है कि इन चीज़ों पे अब अमल दरामद हुकूमत ने कैसे करवाना है। इतनी छतें हैं लाहौर में, कहाँ पर कौन सी गुड्डी उड़ेगी? अगर किसी पे 804 लिखा है, कोई पार्टी का परचम बन गया है, किसी पार्टी कायद की पिक्चर बन गई है, चले छोड़े, हम PTI की बात नहीं करते, हम नून लीग की बात कर लेते हैं, कोई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की या फिर मरियम बीबी की कोई पिक्चर, कैसे पता चलेगा? पुलिस किस किस की छत पे जाएगी? कैसे पता चलेगा ये डोर कहाँ से आ रही है, गुड्डी कहाँ से उड़ रही है, आसमान पे कैसे दिखेगी? और फिर म्यूजिक पर जो गानों पे पाबंदी है, पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन क्या अपने घर पे छत पे डेक पे चला रहा है? देखो ये बात तो ठीक है, मैं अमर साहब की बात को भी सेकंड करूंगा। ये अवाम वाकईतन इसमें परेशान हुए। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जनाब ये हमें फेस्टिवल कराया जा रहा है कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि अवाम को दबा के रख रहे हैं। ट्रैफिक का वन वे किया तो गिरफ्तारी, अगर आपके क्या कहते हैं इसी तरह असले के हवाले से डराया जा रहा है कि जिसके पास उसके वालिद का असला भी अगर फौत हो चुका है वालिद, तो उसका बाद असला जो है वो गैर कानूनी हो गया है, वो अगर कहीं से बरामद हो गया। और क्या कहते हैं मुख्तलिफ चीज किस्म के बिजली के बिल, ये वो बहुत सारी परेशानियां लोगों को ये लगी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये बात करूंगा कि जो कवानीन होते हैं ना, ये जो कौमें जो बनती है, हमारी रवायात से कवानीन बनते हैं और कवानीन के मैं पाबंदी करनी चाहिए। अगर अब ये फेस्टिवल आ रहा है, साहब कवानीन अपनी मर्जी के नहीं, कवानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप ये देखें कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है, ठीक है, जो लोग हुकूमती सफों में बैठे हुए हैं वहाँ शामिल हैं, उनके लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब मैं वही आपकी उसी बात करता हूँ। अब मिर्जा साहब का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ हर दफा हर प्लेटफॉर्म पे, आपके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात करता हूँ, ये जो नए नए कवानीन बन रहे हैं, इन कवानीन की बजाय आप ये करें जो पहले से कवानीन उनकी इम्प्लीमेंटेशन करा दें। ठीक, आप मुझे एक सिंपल सी बात है, ये जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया, आज की मैं बात करता हूँ कि हमने बहुत पहले मैंने ये पॉइंट आउट की कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं, धुएं की बात करते हैं, ये बारबेक्यूज वगैरह जो हैं होते हैं, ये लकड़ियां जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये शनवारी वगैरह जो है वो लकड़ी जला रहे हैं, वो उसमें ज्यादा धुआं निकलता है, तो इनको कोई नहीं रोकता। तो इसके लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो पहले एक मुहिम चलाए। उन्होंने आज बहुत सारे समनाबाद के अंदर
उनको सील कर दिया एनवायरमेंट ने, कोई सर अगाई नहीं ये करती, मुहिम तो अगाई बड़ी नहीं देर चलानी, से चलती रही ना, कोई इन अगाई कवानीन चलानी की तो समझ नहीं, आती हमें है। पूरा आपने मुसल्लत कर देना है। अब बसंत के ऊपर जो आप बात कर रहे हो, मैं आपकी उसकी बात का जवाब जी, देता हूँ कि कानून बना और ये सबके लिए बना, जो आमिर मिर्जा साहब जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने जैसे कि इमरान खान की फोटो हुई तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, अगर कोई और मौजूदा किसी लीडर की, जो मौजूदा हुकूमत के लीडर की किसी फोटो हुई तो एफआईआर नहीं होनी, और ये कैसे देखा जाएगा। और ये चीज क्यों हुई, ये पाबंदी क्यों आई, ये एसएचओस को ये टेंशन लगी थी कि एसएचओस को ये कह दिया गया था कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई तो एसएचओ जिम्मेदार है। अब एसएचओ ने कहा जैसे किस तरह रोकेंगे, जैसे आपने जवाब दिया, तो उसके बाद ये उन्होंने दफा 144 लगा दी। और ये वाकई नहीं, मैं आमिर मिर्जा की बात को सेकंड को एक और बात को मैं सेकंड करता हूँ, वो ये कि इससे जगह आई हुई, ये कोई मामला ही नहीं है, आप जानबूझ के हवा दे रहे हैं। अगर ये पतंग कोई उड़ रही है, वो हवा में उड़ रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक पॉलिटिकल चीज है, और ये मुझे ये लगता है कि पीटीआई के अंदर कोई शरारती लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी हुई है ना, अब वो जो बचे कुछ जल्द पीटीआई के जो लोग होंगे उनके घरों में भी छापे पड़ेंगे, उठाए नहीं जाएंगे। अब ये जो कानून है उठाने वाला, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जो दूसरी जो अपोजिशन के साथ ये सलूक करती है। भाई साहब मैं आपको पेशगी बता दूं, 6, 7 और 8 तारीख को आप देखिएगा इन तीनों दिनों में पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीजें जारी होंगी कि सैकड़ों की तादाद में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। को इस वक्त एक मिनट में बात कंप्लीट करूं, मेरी बात कंप्लीट हुई, मेरी बात कंप्लीट हो गई। अब इससे जो लोग जो जुड़े हुए हैं, जो फाके जब पाबंदी लगी उनको फाके हो गए। जंग के अंदर बड़ी पतंगे बनती थी, गुड़िया बनती थी, वो लाहौर के मार्केट में आके सेल होती थी। ये शेखुपुरा में पतंगे बनती थी, कसूर के इलाके में पतंगे बनती थी यहाँ के। अब उन्होंने कहा सर लाहौर के अंदर ही पतंग बनेगी। अच्छा बसंत की आपने ज्यादा दे दी लाहौर की हद तक, लेकिन अगर कहीं पे किसी के पास हुनर है किसी दूसरे शहर में, उसको भी आप दें, उसको भी आप मौका दें कि वो आए और आके बनाए। वो क्यों नहीं आप उसको मौका दे रहे? भाई ये हवा की सवारी है, उनके किसी भी शहर जा सकती है। यकम से जो है ना, यकम से नसीम कुरैशी साहब, यकम से शुरू होगा। नसीम कुरैशी साहब ये सर जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी खबरें ये भी मौसूल हो रहे हैं सर, ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये जो पहले पाबंदी लगाई थी ना डिस्ट्रिक्ट की या फिर प्रोविंस की, कि किसी दूसरे सूबे से शहर से पतंगे नहीं आ सकती लाहौर में, ये पाबंदी हुकूमत ने खत्म कर दी है कि आ सकती हैं। आज ही हुआ है। मैं आपके इत्तला के लिए बताता हूँ, ये एसोसिएशन मिली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से मुलाकात की है, उन्होंने इजाजत मांगी। उन्होंने कहा क्योंकि ये बड़ी देर बाद बसंत हो रही है, इसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, पूरी नहीं की जा सकती। अगर पूरी नहीं करेंगे तो पतंगों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो लिहाजा हमें दूसरे शहरों से, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ। अब इसमें अब आप एक गाने बजाने के ऊपर बात हो रही थी, गाने बजाने की बात हो रही थी। ये जो एक लिस्ट लंबी सारी आई है, जो नकदा कोका और पता नहीं कौन से गाने, वाकई तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। इतने वाहियात किस्म के गाने हैं, उनके लिरिक्स ऐसा ना करें, लोगों की चीजें निकलती हैं। आप बोले भी नहीं, हम नहीं चाहते कि अगले प्रोग्राम में आप हमारे मौजूद ही ना हो और हम आपको ढूंढते फिर रहे हूँ। ये ममनू अल्फाज है जो आपने बोले। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक बात कर लिया जाए इनको। मैं कह रहा हूँ कि ये गाने नहीं चलने चाहिए कहीं भी, किसी की छत पे भी नहीं चलने चाहिए। अच्छा, वो इतनी वाह यार लिरिक्स हैं। नकदा कोका में क्या मसला है? तले डांग फेरा, ये कौन से आप अपनी फैमिली, अगर देखें मैंने सुना फिर सर सारे शहर के स्टेज ड्रामास बंद करें, सारे थिएटर बंद करें, वहां से ज्यादा फहाशी कहां पे हो सकती है? बंद कराएं सर। उसी के लिए पाबंदी लगी है, ये पाबंदी उसी के लिए लगी है। लेकिन गानों में पाबंदी है, पूरे शहर में जो है वो थिएटर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। माफी दे दो। नसीम साहब मेरे पास लास्ट मिनट है सर। आमिर मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। प्रोग्राम में बुला के आप अपनी बात की जाती है। नसीम मेरा नुक्ता नजर है ना, अब मेरा नुक्ता नजर जाने दें। नसीम साहब, आमिर मिर्जा साहब का इजाजत दें सर, आमिर मिर्जा साहब का नुक्ता नजर ले। आमिर साहब मुझे आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आ गया है। मैं तो चाह रही हूँ कि हमारे मेहमान बाहिफाजत मौजूद रहें, मैं नहीं चाहती कि कोई खतरा मोल लें आप। आमिर मिर्जा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सर, आखिरी मिनट है, मुझे ये बताइए कि ये एफआईआर होंगी, क्या होगा, ये कैसे कवानीन है जिन पे अमल दरामदी मुश्किल है? देखिए जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें महकमा दाखिला पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ड्रोन कैमरे जो हैं वो मॉनिटर करेंगे, दूरबीन जो है छतों पर लेकर पुलिस वाले बैठेंगे, उनसे अच्छा, देखेंगे कि किस किस छत पर क्या कुछ हो रहा है। ड्रोन को कौन बचाएगा डोरों से? वो उनका अपना सिर दर्द है, उनके किस तरह बचेंगे वो, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। और ये मैं आपको पेश की बता रहा हूँ, 6, 7 और 8 फरवरी को पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाएंगी और उनमें लिखा जाएगा कि इतने लोग, सैकड़ों की तादाद में एफआईआर दर्ज होनी है इन 3 दिनों में, और इसमें वो बाइकर्स भी होंगे जिन्होंने रॉड्स नहीं लगाए हुए, और ये पाबंदियां लगाई हैं, ये सब उस आमिर साहब बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।